नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। और सबसे पहले बात बिलासपुर की, जहां से एक बड़ी खबर मिल रही है। अल्कोहल युक्त सिरप पीकर 4 लोगों की मौत हो गई है, 3 गंभीर है। तो अपोलो अस्पताल में इलाज जारी है। एक ही परिवार के 4 लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने ये सिरप पिया है, जिनकी मौत हुई है। तो सिरगिट्टी के कोरमी गांव का ये मामला है। तो अल्कोहल युक्त सिरप पीने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ी। जितेंद्र थवाई हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, किस कंपनी का सिरप था? होम्योपैथिक थी या एलोपैथी दवाई थी? क्या पुलिस बता रही है? देखिए, बड़ी घटना सामने आई है क्योंकि जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, 4 ग्रामीण युवकों की यहाँ पर मौत हो गई है। 3 अन्य जो युवक हैं सभी एक ही परिवार के हैं। 7 जो युवक थे सातों एक परिवार के हैं। 3 जो अन्य युवक हैं इनकी स्थिति गंभीर है, जिनको अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया है। और यहाँ भी इनकी हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। जो पुलिस से जानकारी मिली है, घटना सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के कोरमी गांव की है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के सभी सदस्यों ने कोई अल्कोहल युक्त सिरप पिया, जिसके बाद एक के बाद एक सभी की तबीयत खराब होने लगी और देखते देखते 4 युवकों ने दम तोड़ दिया। यही नहीं, जो 3 अन्य युवक थे वो भी गंभीर स्थिति में पहुंच गए। हालांकि एक बात ये भी सामने आ रही है कि इनको सर्दी खांसी था और बुखार जैसी शिकायतें थी, और ग्रामीण जो थे वो कोरोना का लक्षण मान के उन्होंने इनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। और अंतिम संस्कार करने के बाद पुलिस को ये जानकारी मिली कि 4 युवकों की गांव में मौत हो गई है। और जब पुलिस मौके पर पहुंची तब ये वाकया जो है वो सामने आया है। और अब जो पुलिस बता रही है, चारों युवक जो है उन्होंने कोई होम्योपैथिक सिरप पिया था, जिसके बाद इनकी तबीयत जो है वो खराब होनी शुरू हुई थी। हालांकि किस कंपनी का सिरप है, पुलिस को अभी बहुत ज्यादा साक्ष्य हाथ नहीं लगे हैं। ग्रामीण भी कुछ बताने से इनकार कर रहे हैं। ग्रामीणों का ये जरूर कहना है, परिजनों का ये जरूर कहना है कि उन्हें लगा कि कोरोना के लक्षण है, सर्दी खांसी था, लिहाजा उन्होंने उनका अंतिम संस्कार कर दिया है। लेकिन मामला संदिग्ध है, क्योंकि जिस तरह से आनन फानन में युवकों का अंतिम संस्कार भी किया गया है, पुलिस इसे संदिग्ध मानकर चल रही है। और इसके साथ ही पुलिस ये भी जांच कर रही है कि आखिर युवकों ने किस कंपनी का सिरप पिया है। लेकिन ग्रामीणों का जो कहना है, ग्रामीण ये भी बता रहे हैं कि शराब के ये आदी थे और शराब पीने के शराब जो इनको नहीं मिल रहा था, जिसके बाद इन्होंने अल्कोहल युक्त सिरप जो है उसका सेवन किया था, और उसके बाद इनकी जो तबीयत है वो खराब होनी शुरू हुई थी। हालांकि इस पूरे मामले पर हमारी पुलिस से भी बात हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है, क्योंकि 3 जो अन्य युवक अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं, अभी उनके बयान दर्ज नहीं हुए हैं। डॉक्टर ने उनकी स्थिति को भी गंभीर बताया है। तो एक बड़ी घटना है लॉकडाउन के बीच में, जिस तरह से 4 युवकों की मौत हो गई है और 3 युवक अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। जितेंद्र, क्या ये पता चल पाया है कि कितना समय हुआ था वो दवाई पिए हुए? दवाई ही एक कारण है, क्योंकि अब पोस्टमार्टम या उस जैसी कोई अवस्था नहीं रही। जी बिल्कुल, ये जानकारी जरूर सामने आई है कि बीते देर रात इन्होंने ये सिरप पिया था और सुबह इनकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई, जिसके बाद देखते ही देखते एक के बाद एक 4 युवकों ने दम तोड़ दिया। और एक बड़ी बात है ये है कि इन 4 जो युवक जिनकी मौत हुई है उसमें एक युवक 32 वर्ष का है, 2 युवक 21 वर्ष के हैं और एक युवक 25 वर्ष का है। तो सभी युवक युवा थे, और जो 4 की मौत हुई सभी युवक युवा थे जिनकी ये मौत हुई है। हालांकि परिजन जो है, कहीं ना कहीं परिजनों की भूमिका भी यहाँ पर संदिग्ध दिख रही है। परिजन पुलिस को कुछ साफ जो जानकारी है वो नहीं दे रहे हैं। हालांकि पुलिस भी लगातार यहाँ पर पूछने का प्रयास कर रही है, क्योंकि अब कोई ऐसा विकल्प नहीं बचा है कि उनका पोस्टमार्टम हो सके। परिजनों ने ना तो पोस्टमार्टम कराया, सीधे उन्होंने उनका अंतिम संस्कार गांव में कर दिया। और एक बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि गांव में अंतिम संस्कार होने के बावजूद जो गांव के तमाम जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, उन्होंने भी इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी। लिहाजा पुलिस इस पूरे मामले को संदिग्ध मानकर चल रही है। लेकिन अभी जो स्थिति है, 4 युवकों की मौत हो गई है और 3 जो अन्य युवक हैं वो अभी जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रहे हैं। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सिरगिट्टी थाना के थाना इंचार्ज TI साहब फैजुल हुदा शाह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाह साहब, अल्कोहल युक्त कोई सिरप बताया जा रहा है, जो 4 लोगों ने पिया, उनकी मौत हो गई, गांव वालों ने अंतिम संस्कार भी कर दिया। क्या पूछताछ में पता चला आपको? ये कोरमी गांव की घटना है, जहाँ पे 6 व्यक्तियों ने अल्कोहल युक्त सिरप पिया था। ये होम्योपैथिक दवा है और इनको घर वालों को संदेह था कि इनको कुछ कोविड के भी लक्षण थे जी। और कमलेश धूरी, अक्षय धूरी, राजेश धूरी, समारू धूरी नाम के व्यक्ति थे जिनकी मौत हो गई थी, और 2 व्यक्ति इलाजरत हैं अपोलो हॉस्पिटल में।
और इन्होंने कोविड के मरीज हैं बोलकर पुलिस को भी सूचना नहीं दिया था और इनका अंतिम संस्कार कर दिए थे। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली गांव में, पहले तो इनको अपन बोले कि इनकी जानकारी आप इन चारों की रिपोर्ट कराइए थाने में, घटना जो भी हुई थी, कैसे मृत्यु हुई। तो उस पर 4 लोगों, ये 4 व्यक्तियों को मर्ग कायम कर दिया है सिरगिट्टी थाने में और 2 लोग घायल हैं। अभी वो बयान देने की स्थिति में नहीं है, तो उनकी बयान लेके आगे की कार्रवाई करी जाएगी। शाह साहब, ये पता चल पाया किसी डॉक्टर ने इनको रेफर किया था ये दवाई, या फिर इन्होंने खुद अल्कोहल होने की वजह से ये कि शायद इनके नशे का वो काम कर दे इसलिए पी ली थी? हाँ, ये अभी जांच का विषय है। चूंकि वो 2 लोगों से बात होगी तो वो बता पाएंगे। घर वालों से हमने ये पूछा तो वो लोग स्पष्ट कुछ बता नहीं पा रहे हैं। यानी कि 2 लोग अभी और भर्ती अस्पताल में हैं, उनकी हालत गंभीर है या खतरे से बाहर है? नहीं, अभी तो उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन इलाजरत है। उम्मीद करते हैं कि कल तक ठीक हो जाए तो उनसे बात हो जाए एक बार, या और कुछ लोग की बयान अपन ले तो जैसे जानकारी मिलेगी आगे कार्रवाई होगी। लेकिन घर वाले स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहे हैं कि ये किस लिए लिए। सर, एक महत्वपूर्ण बात आपसे जानना चाह रहा था कि आगे कोई इस तरह की स्थिति ना बने आपके थाना क्षेत्र में, इस खबर को या इस बात को आप समझाएंगे लोगों तक कैसे? क्योंकि कोई सैनिटाइजर पी ले रहा है, कोई इस तरह की दवाई पी ले रहा है। सवाल यह है कि चाहे कोरोना है तो आप होम मेडिकेशन मत कीजिए, डॉक्टरों के पास जाइए, और अगर अल्कोहल की जरूरत पड़ रही है तो वो लोग कुछ और पीने के यहाँ तैयार हो जा रहे हैं। ये जानकारी का अभाव है लोगों को, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। और हम लोग थाने स्तर पे टीम बना के बीट वाइज ये जानकारी अब देंगे और प्रॉपर वॉच करेंगे और गांव के जनप्रतिनिधियों को भी इस काम में इन्वॉल्व करेंगे हम लोग। शुक्रिया शाह साहब इस तमाम बातचीत के लिए। तो फैजुल हुदा शाह साहब जिन्होंने कहा कि 6 लोग थे जिन्होंने ये दवाई पी है और अब 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं। उनके ठीक होने के बाद, उनसे बातचीत होने के बाद, उनके बयान होने के बाद ही समझ आएगा कि आखिर क्या कारण रहा। और आंध्र प्रदेश में कोरोना के नए और घातक वेरिएंट मिलने के साथ ही छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सुकमा जिले के कोंटा से लगी सीमा पूरी तरह से सील कर दी गई है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच आंध्र प्रदेश से परेशानी बढ़ाने वाली खबर है। यहाँ के कुर्नूल जिले से कोरोना के नए स्ट्रेन सामने आए हैं, जिनका नाम एपी स्ट्रेन रखा गया है। वैज्ञानिक भाषा में इसे N440K वेरिएंट कहा जाता है। बताया जा रहा है कि ये वेरिएंट मौजूदा वायरस से 15 गुना ज्यादा संक्रामक है, जिसके चलते लोगों को 3 से 4 दिनों में ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगती है। ये वायरस कम समय में कई गुना ज्यादा वायरस पैदा करने की क्षमता रखता है। नए वेरिएंट मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में आंध्र प्रदेश और ओडिशा से लगे सीमा पर पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। आने जाने वालों की मौके पर ही कोरोना जांच की जा रही है। आंध्र प्रदेश की सीमा मुख्य रूप से सुकमा जिले के कोंटा से लगे हुए हैं, इसलिए सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि के बाद सुकमा जिले में जो आंध्र प्रदेश की सीमा है वहां पर प्रशासन और पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। आप देख पा रहे हैं ये हाईवे है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छत्तीसगढ़ से जोड़ता है। वो उस मार्ग पर ये उधर से आने का रास्ता है जहां पर पूरी तरह से प्रशासन ने सील कर रखा। एक मार्ग खुला है जहां से लोग जा सकते हैं। यदि लोग आते हैं तो इस तरीके से यहां पर लोगों को रोका जा रहा है, उनकी यहां पर पूछताछ की जा रही है, एंट्री हो रहा है। साथ ही यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे कि यहां पर कोविड की जांच के बाद ही उनको आगे बढ़ने दिया जा रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर जो है अपने जो नए वेरिएंट को देखते हुए, नए स्ट्रेन को देखते हुए अपनी पूरी पुख्ता तैयारी की है। कोई भी व्यक्ति बिना जिसके पास RT-PCR 72 घंटे का नेगेटिव रिपोर्ट ना हो उसे जिले के इस स्टेट के भीतर में अलाउ नहीं किया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने चिंता जताते हुए सीमावर्ती इलाकों पर प्रशासन की सख्ती का निर्देश दिए हैं, जिससे संक्रमण बस्तर तक ना पहुंच सके। अलर्ट के बाद इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। भाजपा ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि सरकार का शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह छिपाने से हालात नहीं सुधरेंगे। सरकार और स्वास्थ्य मंत्री का किसी तरह कोई कार्य योजना नहीं होने का आरोप भी विपक्ष ने लगाया है। वहीं कांग्रेस ने
पलटवार करते हुए कहा है कि सरकार नए स्ट्रेन को रोकने की हर संभव प्रयास कर रही है। कार्य योजना नहीं है, सोच नहीं है, कोई बैठकर विचार नहीं किया गया। कभी इनके विभाग के स्वास्थ्य सचिव छुट्टी पे चले जाते हैं, रातों रात स्वास्थ्य सचिव बदल जाते हैं। आज तक स्वास्थ्य मंत्री से डिस्कशन नहीं हुआ। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छुपाने से कोविड नहीं भाग जाएगा। आपको इसके लिए कार्य योजना बनाना पड़ेगा। ये दूसरा स्ट्रेन आया है जो जिसमें कई लोगों की जानें भी गई, नुकसान भी हुआ, उसको भी रोकथाम के लिए हम लोगों ने हर प्रयास, उसमें सरकार ने हर प्रयास किया है। लॉकडाउन जो एक बहुत बड़ा इस चेन को रोकने के लिए बहुत बड़ा कवच था, उसको करने का काम किया और उस लॉकडाउन की अवधि को पहले कम समय के लिए किया था, अब उसकी समय अवधि को बढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने बात कही। और मैं समझता हूँ कि और जागरूक तो रहना होगा। कोरोना संक्रमण के बीच पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी का दौर चल पड़ा है, पर यह समय आरोप प्रत्यारोप की जगह एक साथ मिलकर महामारी को रोकने के लिए काम करने का है, क्योंकि अभी कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबी चलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और देश में कोरोना के नए वेरिएंट N440K, इसके मामले सामने आने की बात कही जा रही है। बड़ी खबर, लेकिन सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि CCMB ने कहा है कि यह वेरिएंट नया नहीं बल्कि पुराना है। पिछले साल दक्षिण भारत में इसके कई केस मिल चुके हैं। CCMB ने कहा है कि नए वेरिएंट से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। नियंत्रण सेल कल्चर में यह वेरिएंट ज्यादा प्रतियां बनाता है। ये जरूरी नहीं है कि अन्य वेरिएंट के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। जीनोम अध्ययन कहते हैं कि N440K अब कम हो रहा है। CCMB ने आगे कहा है कि एक समुदाय के रूप में हमारा मुख्य ध्यान कोरोना वायरस के प्रसार को कम करने पर होना चाहिए। जितना ज्यादा ये फैलता है उतने ही भिन्न रूप इसके सामने आते हैं। कुछ राहत के साथ शुरू होने जा रहे लॉकडाउन के पहले कलेक्टर और SP ने आज वॉर रूम में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और नगर निगम अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली है। और इस बैठक में कलेक्टर S भारतीदासन और SP अजय यादव ने सभी नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए दुकानों को खोलें जिन्हें छूट प्रदान की गई है। बैठक में रायपुर शहर के लिए राजस्व, पुलिस, नगर निगम और खाद्य विभाग की 8 संयुक्त टीमें हैं। ये टीमें सुबह 6 बजे से ही सभी बाजारों का निरीक्षण करेंगी और गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से अपील भी की गई है कि वे अनावश्यक रूप से बिना वजह सड़कों पर या मार्केट में ना घूमें। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई गई है ताकि मरीजों को निर्बाध रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सके। कोविड काल के पहले जहां अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 50 से 100 ऑक्सीजन सिलेंडर से मरीजों का उपचार हो जाता था, वहां अब 350 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ रही है। यही कारण है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लगा हुआ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट इस कमी को पूरा नहीं कर पा रहा है और अब ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए दबाव बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोविड काल के पहले सिर्फ एक ICU था जहां 50 ऑक्सीजन सिलेंडर की रोजाना खपत होती थी, मगर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 100 बेड ऑक्सीजन कोविड वार्ड के साथ ही वेंटिलेटर और ICU की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ वार्ड ICU कोविड मरीजों के लिए अतिरिक्त रूप से बनाया गया है। यही कारण है कि कोविड वार्ड में ही करीब 100 ऑक्सीजन प्रतिदिन के साथ साथ 50 ऑक्सीजन सिलेंडर रिजर्व रखे जा रहे हैं। सकता है कम से कम 200 से 250 मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ी है, क्योंकि ऑक्सीजन की खपत बढ़ी है। जनरेटर प्लांट की यूटिलिटी उससे कैपेसिटी से ज़्यादा कर पा रहे हैं हम लोग, तो उसमें भी एक, क्योंकि उसको रिजर्व करना हमारे लिए प्राथमिकता होगी, तभी हम ज़्यादातर दे पाएंगे। इस तरह देखें तो पूर्व में हमारे 100 से 150 में काम चल जाता था, वर्तमान में हमको 200 से 250 की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर का असर अब छोटी जिलों में भी दिखाई देने लगा है। जांजगीर, बालोद, बलौदाबाजार, भाटापारा
रायगढ़ समेत कई जिलों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। जहां ज्यादा मरीजों का इलाज बड़ी चुनौती बन गया है, यहां व्यवस्था के लिए अब प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसी कड़ी में बालोद जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, हॉस्पिटल बेड, गद्दे, पल्स ऑक्सीमीटर समेत इलाज के सामान बलौदा बाजार के लिए रवाना किए। राहत सामग्री के साथ इंस्ट्रूमेंट और उपचार के सामान भेजे हैं। इसमें लगभग 100 बेड है, मैट्रेस है, 100 बेड साइड लॉकर है, ओवरबेड ट्रॉली है, BMW पॉकेट है। इस प्रकार सामान का एक खेपा जब भेजा है। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सरगुजा संभाग में 4 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मांग की है, जिससे कोरोना के मरीजों को आसानी से ऑक्सीजन सिलेंडर मिल सके। खाद्य मंत्री ने सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र के बतौली, बलरामपुर जिले के राजपुर, जशपुर जिले के बगीचा और सूरजपुर जिले के कालीघाट में ऑक्सीजन प्लांट की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है। मंत्री का कहना है कि इन चारों स्थानों में ऑक्सीजन प्लांट लगने से सरगुजा संभाग ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। वहीं प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी सरप्लस ऑक्सीजन जरूरत के अनुसार दी जाएगी। रायपुर जिले में 17 मई तक लॉकडाउन के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय और विभाग अध्यक्ष कार्यालय में कर्मचारियों को उपस्थित होने का निर्देश जारी किया गया है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और छत्तीसगढ़ राज्य तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने सरकार से वर्क फ्रॉम होम के तहत काम लेने की मांग की है। कर्मचारी नेता कमल वर्मा और विजय झा ने कहा है कि कोरोना की वजह से अब तक 740 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। वैक्सीनेशन भी नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में उन्हें दफ्तर बुलाना जोखिम भरा फैसला है। वैज्ञानिकों के द्वारा लगातार चेतावनी दी जा रही है कि मई के महीने में सतर्क रहने की आवश्यकता है। लॉकडाउन के कारण अधिकतर अधिकारी कर्मचारी वैक्सीन भी नहीं लगा सके हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को वर्क फ्रॉम होम के तहत ही कर्मचारियों से काम लेना चाहिए, ऐसा हम मांग करते हैं। मंत्रालय में बस नहीं चलेगा। सरकारी कर्मचारी अपने वाहन से जाए तो कौन 28 किलोमीटर जाना और 28 किलोमीटर आना करेगा, और वहाँ कोई सुरक्षा नहीं। पिछले कार्यकाल में मैंने पिछले कोरोना के समय जितने हमारे कर्मचारी दिवंगत हुए, किसी को 1 रुपया नहीं मिला, न कोई अनुकंपा नियुक्ति मिली। और आज जो हमारे संविदा कर्मचारी हैं उनको मुश्किल से 7-8 हजार रुपये मिलता है। कौन 250 रुपये पेट्रोल डला करके जाएगा? वर्क फ्रॉम होम करे, घर से बैठ करके सब काम हो रहा है। अधिकारी लोग कैसे ऑर्डर को व्हाट्सएप में भेजते हैं? बंगाल में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या और हमले के विरोध में छत्तीसगढ़ में भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों के सामने धरना प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अपने बंगले के सामने राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह के साथ धरने पर बैठे। वहीं सांसद संतोष पांडे ने कवर्धा स्थित अपने निवास पर धरना प्रदर्शन किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय अपनी पत्नी कौशल्या साय और भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य दीपक अंधारे के साथ धरने पर बैठे। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू और राजनांदगांव में भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारी कमल सोनी ने अपने निवास और रायपुर शहर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरारी ने एकात्म परिसर में कुछ कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया। पूरे वेस्ट बंगाल में गांव-गांव में किस्सा दोहराए जा रहे हैं। सत्ता के मद में चूर, जिस प्रकार ममता बनर्जी के गुंडे उनके इशारे पे इस प्रकार आतंक फैलाने की कार्रवाई कर रहे हैं, ये प्रजातंत्र के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। ममता बनर्जी जी के द्वारा जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ममता बनर्जी के इशारे पर हो रहा है। ममता बनर्जी के ऊपर में हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में आगजनी, कार्यालयों को आग लगाना, ये जो अराजकता की स्थिति है, इसके लिए यदि कोई जवाबदार है तो वहां की ममता बनर्जी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे भारत में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया है। जनता ने बहुमत जिस पर विश्वास कर लिया, उसकी सरकार को सबको मानना चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर कोई राजनीतिक दल के लोग इस प्रकार की चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं या इस प्रकार की चीज़ों को अंजाम देते हैं तो ये सरासर गलत है और इसका मैं विरोध करता हूं।
प्रदेश के सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में अब 50% का आरक्षण बालिकाओं और 25% आरक्षण कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। स्कूलों में एडमिशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से हो सकेगा, लेकिन विभाग बढ़ते संक्रमण के मामलों को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन के लिए ही प्रोत्साहित कर रहा है। संभावना है कि 15 मई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। रायपुर में सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की संख्या 3 से बढ़कर 9 हो गई है। इस सत्र में इन सभी स्कूलों में छात्र प्रवेश ले सकेंगे। प्रवेश के लिए प्रारंभिक कक्षाओं में प्राप्तांक को ही प्राथमिकता दी जा रही है। बालिकाओं या कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित सीटों में से कुछ सीटें अगर बच जाती है तो वो अन्य सामान्य छात्रों के लिए रखी जाएगी। प्रवेश के लिए अभी तैयारियां चल रही हैं। सोसाइटियों को ये छूट दी गई है कि वो ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन प्रवेश करेंगे। 50% सीट बालिकाओं के लिए होगी, 25% सीट जो अलाभान्वित समूह के लोग होते हैं उनके लिए होगी, और शेष जो 25% सीटें रहेंगी वो सभी के लिए होगा। मध्य प्रदेश में 2 दिन हुई बारिश के बाद मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल रहा है। कई जगह बारिश के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से तापमान बढ़ने लगा है। भोपाल, ग्वालियर, रीवा, सागर और होशंगाबाद संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान ज्यादा देखा जा रहा है, ताकि इधर बाकी के जिलों में कोई बदलाव नहीं हुआ। प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 42 डिग्री खजुराहो, नौगांव और दतिया में दर्ज किया गया। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा, साथ ही तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।